क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में बड़ी ठंड, पर्वतीय जिलों में लगातार बारिश, बर्फबारी के आसार। बढ़ती ठंड से एक और पर्यटकों को हो रही खुशी तो आम लोगों की बढ़ रही परेशानी। मध्य प्रदेश के सागर में लाखा बंजारा लेक रिजर्वेशन और लेक फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की आखिरी लिस्ट जारी। 27 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। 23 जनवरी को होंगे चुनाव। मसूरी में गोल्फ कार्ट की शुरुआत। एसडीएम सदर हरिगिरी ने हरी झंडी दिखाकर माल रूट पर शुरू किया संचालन से रिक्शा चालकों में खुशी की लहर। उत्तराखंड के कई इलाकों के साथ पहाड़ों की रानी मसूरी में भी मौसम ने बदली करवट। बर्फबारी और हल्की बारिश होने के तापमान में भारी गिरावट दर्ज। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। जिले के घाटी वाले क्षेत्रों में हो रही बारिश। हालात को देखते हुए डीएम ने अधिकारियों को दिए तैयारियों के निर्देश। उत्तराखंड में बेहतर हो रही स्वास्थ्य व्यवस्था है। देहरादून के मेहूवाला में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया शिलान्यास। उत्तराखंड में नए भू कानून को लेकर सुगबुगाहट तेज। थारू समाज के लोगों ने नए भू कानून को लेकर जताई आशंका। मसूरी में नए साल और विंटरलैंड कार्निवल के साथ क्रिसमस को लेकर प्रशासन ने दुरुस्त की व्यवस्थाएं। हर चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। नए साल के दौरान उत्तराखंड में ठंड के और भी ज्यादा बढ़ने के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून के पर्वतीय इलाकों समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है। पर्वतीय जिलों में लगातार बारिश और बर्फबारी के आसार नजर आ रही हैं। चमोली की नीति घाटी के झरने के साथ अब नदी भी जम चुकी है। देहरादून में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री नापा गया है। मुक्तेश्वर में मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री रहा है। पंतनगर की बात करें तो पंतनगर में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री रहा। नई टिहरी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो ठंड बढ़ चुकी है। उत्तराखंड में शीतलहर बढ़ रही है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी का मंजर भी देखने को मिल रहा है। मैदानों में बूंदाबांदी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मैदानों पर शीतलहर छाई हुई है। कई पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। पंतनगर की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहां पर 0 डिग्री दर्ज किया गया। नई टिहरी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे मौसम विभाग से जुड़ी हुई, जहां पर देहरादून में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री नापा गया है। तो क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में अब ठंड बढ़ चुकी है। हालांकि पर्यटक भी यहां पर नए साल को मनाने के लिए पहुंचेंगे। पर्वतीय जिलों में लगातार बारिश भी हो रही है और बर्फबारी के आसार भी यहां पर नजर आ रहे हैं। चमोली के नीति घाटी के झरने के साथ अब नदी भी जम चुकी है। देहरादून का न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री दर्ज किया गया है। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर लगातार नए साल से पहले ठंड बढ़ने के आसार और ठंड बढ़ गई है। मुक्तेश्वर में मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री दर्ज किया गया है। तो पंतनगर में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मैदान पर शीतलहर हो रही है। तो इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कहेंगे? देखिए, पर्यटकों का पहुंच रही है पर्यटक और नए साल की शुरुआत भी होने जा रही है। इसको लेकर लगातार देहरादून की बात करें, पूरे उत्तराखंड की बात करें तो लगातार ठंड भी बढ़ रही है और कहीं कहीं बर्फबारी के आसार भी नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल शिवा, देखिए कल से ही उत्तराखंड में जो ठंड है लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही 23 और 24 दिसंबर के लिए भविष्यवाणी जारी करी थी। राज्य में येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की बर्फबारी और बारिश का उन्होंने अंदेशा जताया था। तो भविष्यवाणी उनकी सटीक साबित हुई है। कल की
कल भी उत्तराखंड के कई पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे हम बात करें देहरादून के चक्राता की, चाहे चमोली के ओली की, चाहे रुद्रप्रयाग के चोपता की, तो ऐसी तमाम जगहों पर केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समेत जो है वो तमाम जगहों पर बर्फबारी देखी गई है, जिसका सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। चाहे हम चक्राता की बात करें, चाहे हम मसूरी क्षेत्र की बात करें, तो ऐसे वो तमाम क्षेत्र आ जाते हैं जहाँ पे इन दिनों सैलानियों की जो है वो काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। और लोग जब मौसम विभाग कोई अलर्ट जारी करता है, यानी कि फिर वो अपने एक्टिव वेदर में देख के अपने मौसम का अंदाजा लगा के पहले से ही पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे काफी इन दिनों भीड़ हो जाती है। जैसे कि अंग्रेजी नववर्ष की भी अब शुरुआत होने वाली है, साल का एंड चल रहा है, तो इसमें पर्यटकों की जो है वो काफी ज्यादा उत्तराखंड में भीड़ हो चुकी है। और मौसम विभाग की माने तो आज भी उत्तराखंड में जो है वो बारिश और हल्की बर्फबारी की जो है वो संभावना उनके द्वारा जताई गई है, क्योंकि देहरादून में भी सुबह की अगर हम बात करते हैं तो सुबह हल्की धूप खुली थी, लेकिन उसके बाद 10 बजे के बाद से हमने देखा है कि पूरे क्षेत्र में ही बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई हुई है। अब देखना होगा कितनी भविष्यवाणी मौसम विभाग की सटीक साबित होती है और आने वाले दिनों में किस तरीके से पर्यटक। बिल्कुल कृष्णा, जिस तरीके से पर्यटकों की आपने बात की है, क्या लग रहा है कितनी संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुंचने की संभावना है? अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत होगी तो क्या पर्यटक कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं और प्रशासन की इसको लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? कृष्णा, बिल्कुल, देखिए देहरादून के मसूरी में हर वर्ष ही लाखों की संख्या में जो है वो अंग्रेजी नववर्ष पर पर्यटक पहुंचते हैं। इसके साथ ही नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में भी काफी अच्छी संख्या में लाखों के करीब जो है वे पर्यटक पहुंचते हैं और नववर्ष का जो है एक तरीके से आनंद लेते हैं। वहाँ पर तमाम तरीके की पार्टियों का भी एक तरीके से आयोजन जो है नैनीताल मसूरी में किया जाता है, जिसके लिए शासन प्रशासन ने भी जो है वो कमर कस लिया। चाहे हम बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की, तो उसको लेकर भी रूट प्लान जो है वो देहरादून एसपी ट्रैफिक ने जो है वो लागू कर दिए हैं, ताकि किसी पर्यटक को किसी प्रकार की जो है वो समस्या ना हो। क्योंकि हर वर्ष देखते हैं कि देहरादून से मसूरी जाने में जो है वो घंटों लग जाते हैं, जो सफर 1 घंटे का होता है उसमें 4 से 5 घंटे लोगों को लग जाते हैं। तो स्पेशली इस बार जो है वो पुलिस प्रशासन ने डिजाइन किया है रूट मैप, जिसके पास भी होटल की बुकिंग होगी, जिसमें वो पार्किंग एक तरीके से होटल में अवेलेबल होगी, उसका दिखा के बुकिंग दिखाकर अपनी तभी उसको देहरादून से मसूरी की तरफ जाने दिया जाएगा। अनैतिक भीड़ जो है वो प्रशासन इस बार मसूरी में जुटने नहीं देगा, क्योंकि हर वर्ष ही लाखों की संख्या में जिस तरीके से पर्यटक वहां पहुंचते हैं, तो पुलिस प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती भी बनती है, जिसको एक तरीके से चुनौती ना बने, सरल तरीके से ट्रैफिक चलते रहे, लोकल आम जनता को ज्यादा पर्यटकों की वजह से परेशानी ना हो। तो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने तमाम रूट प्लान जो है वो जारी कर दी है और सभी से अपील करी जा रही है जो मसूरी जाने के लिए और आने के लिए रूट प्रशासन ने निर्धारित किया है उसको ही फॉलो करते हुए आए। शिवांगी, क्या लग रहा है कृष्णा, मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है, क्या बर्फबारी का जो आसार जताया जा रहा है अंग्रेजी नववर्ष में और बर्फबारी हमें उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है? और अभी देहरादून में क्या टेम्परेचर जो है, आज का टेम्परेचर कितना दर्ज किया गया, इसको लेकर भी जानकारी कृष्णा। बिल्कुल, देखिए देहरादून की अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वह न्यूनतम 6 डिग्री जो है वो रात में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अगर हम आज की बात करते हैं तो मौसम विभाग ने और भी पारा जो है वो गिरने की संभावना जताई है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं कि नववर्ष पे जिस तरीके से बर्फबारी की शुरुआत जो है वो अभी हो चुकी है, सीजन की दूसरी बर्फबारी जिस तरीके से कल केदारनाथ बद्रीनाथ चमोली देहरादून के चक्राता क्षेत्र में हुई है, अब मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर के लिए भी राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है और उन्होंने 27 और 28 दिसंबर को भी राज्य में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना उन्होंने जताई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग की भविष्यवाणी कितनी सटीक साबित होगी और पर्यटक किस तरीके के बर्फ में जो है वो वहां पे आनंद ले सकेंगे, क्योंकि हर वर्ष ही उत्तराखंड में खासकर जनता को बर्फबारी का जो है वो इंतजार रहता है। तो इंतजार इस बार जनता को ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है। सीजन की जो है वो दूसरी बर्फबारी जो है वे कल से शुरुआत हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में और भी बर्फबारी की जो है वो संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बिल्कुल कृष्णा, देखिए सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है और पर्यटकों का लगभग अभी से आने की जो है शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पूरे साल इसका इंतजार होता है जब नववर्ष आता है और उत्तराखंड में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आती है जब पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, उनमें किस तरीके की खुशी का माहौल, क्योंकि बर्फबारी वहां पर है और सीजन की ये दूसरी बर्फबारी बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे सीजन की दूसरी बर्फबारी, क्योंकि कल तमाम हमारे सहयोगी की जो है वो पर्यटकों से बात हुई है, तो वो उन्होंने एक तरीके से बर्फ में आनंद उठाते हुए बताया कि उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बर्फबारी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वे उत्तराखंड एक उम्मीद लेकर आते हैं कि बर्फबारी वे देखेंगे, लेकिन उन उम्मीद पर जब 4 चांद लग जाए तो पर्यटकों में एक अलग ही खुशी की लहर जो है वह देखने को मिलती है, जिसका वे लुत्फ की जो है वो आराम से उठाते हैं। सैलानी जो है वो बर्फ में भी खेलते हैं, जिसे हम आइस प्लेइंग के नाम से भी
जाना जाते हैं, क्योंकि खासकर पर्यटक जो है वो हर वर्ष ही मसूरी तो आते ही आते हैं, लेकिन उत्तराखंड के कुछ अन्य पर्यटक स्थल भी है जहाँ पर वो खास ही बर्फ का लुत्फ उठाने जाते हैं। जैसे कि हम बात करें, चलिए, बिल्कुल कृष्णा सीजन की दूसरी बर्फबारी, कहीं ना कहीं पर्यटकों के चेहरे भी खिले हुए हैं, प्रशासन की भी पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुक करेंगे मध्य प्रदेश के सागर का, जहां पर सागर में लाखा बंजारा लेक रिजर्वेशन और लेक फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण कार्यक्रम सोमवार को आयोजित किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री धामी ने डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार को 1 साल पूरा करने पर बधाई दी और अपने बचपन के सागर से जुड़ी बातों को याद किया। उन्होंने कहा, सागर की भूमि ने मुझे संस्कार, प्रेरणा और नई दृष्टि दी है। यह क्षेत्र मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे मैं भूल नहीं सकता। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभिलाषाएं इनके सामने प्रकट की हैं, अनेकों अपेक्षाएं की हैं। निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। और आज पूरे देश के अंदर जो डबल इंजन की सरकारें हैं, वो डबल इंजन की सरकारें बहुत तेजी से विकास कर रही हैं। तभी मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य से आज एक अच्छे राज्यों की श्रेणी में, देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, उससे पहले हरियाणा में चुनाव हुए हैं। दोनों ही जगह पर हमें बहुत बड़ा समर्थन हमारी पार्टी को मिला है। जहां लोग कह रहे थे कि सरकार नहीं आएगी, वहां सरकार बनी है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प रखा गया है, उसमें हम सबको अपना योगदान देना है। भाई बहनों, देवभूमि उत्तराखंड से मैं आता हूँ। अभी गोपाल भार्गव जी भगवान बद्री विशाल जी और बाबा केदार की जय कर रहे थे। निश्चित रूप से ये रोज पूरे देश और दुनिया के अंदर आज लोग कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे धार्मिक स्थलों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे मध्य प्रदेश का महाकाल का जो कॉरिडोर हो या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या उत्तराखंड के अंदर आप जाएंगे तो बाबा केदार का स्थान हो या बाबा भगवान बद्री विशाल का स्थान हो, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने भी उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कुछ निर्णय लिए भाइयों बहनों। उसमें से एक निर्णय जिसकी मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगा, हमारी पार्टी का ये देश की आज़ादी के बाद लगातार ये संकल्प रहा, देश की प्रतीक्षा रही कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। तो ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है और ये समान नागरिक संहिता यूसीसी की ये गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए आस्था, विश्वास और संस्कृति का पवित्र केंद्र है। हमने अनेक निर्णय वहाँ पर धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है, दंगा रोकने के लिए कानून बनाया है, अतिक्रमण, लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ वहाँ कठोर कार्रवाई की है और खूब जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता है उस पर भी हमने कड़ाई से देवभूमि के अंदर काम किया है। क्योंकि इसके पीछे हमारा केवल हेतु है कि उत्तराखंड देवभूमि है, उसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, उसका मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य हमारी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाने के साथ भारतीय संस्कृति की पहचान को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि एक समय था देश के अंदर केवल तुष्टीकरण का खेल खेला जाता था, वोटों की राजनीति की जाती थी, लेकिन आज विकास की राजनीति हो रही। हमारे बड़े बड़े धार्मिक स्थल आज नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उनका हो रहा है। ऐसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जिससे अन्य लोगों को भी आज भारी दिखावे के लिए इस रास्ते पर चलना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, आज भी प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्येय मानकर डबल इंजन की सरकार प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही है। ये प्रोजेक्ट भी आज जो यहाँ पर जिसका लोकार्पण हुआ है उसी प्रेरणा का हिस्सा है और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इस परियोजना के पूरा होने से सागर और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन
एवं रोजगार के अनेक अवसर बढ़ेंगे। मैं सागर में अपने सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि आप सब मिलकर जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार जो विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, आप इस विकास की यात्रा के भागीदार बने और देश में अपने राज्य को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी के साथ मैं पुनः मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आप सबके बीच में मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान करने के लिए, यहाँ पर आमंत्रण देने के लिए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आप सबको एक बार हृदय से फिर से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की आखिरी लिस्ट जारी कर दी गई है। निकायों के आरक्षण की आपत्तियों के निस्तारण के बाद उत्तराखंड शासन ने नगर निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की आखिरी सूची जारी कर दी। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि नामांकन पत्रों को प्राप्त करने की प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। इसके साथ ही 23 जनवरी को निकाय चुनाव होंगे, जबकि 25 जनवरी को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो अन्य चीजें हैं, आदर्श आचार संहिता की मैंने बात की थी। इसके अलावा एक आदेश हमने आज ही जारी किया है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो आपराधिक इतिहास है वो भी जिलाधिकारी जब डिसाइड हो जाता है लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, जिलाधिकारी उसमें हमने विभिन्न बिंदु दिए हैं। वो जो एफिडेविट में उन्होंने दिया है उसको पॉइंट फॉर्म में अपनी जनपद की जो भी वेबसाइट होंगी, जो भी प्रचार के साधन होंगे, उनके माध्यम से उसको प्रकाशित करेंगे और उस प्रकाशन की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाएंगे, नोटिस बोर्ड के माध्यम से कि ये सूचना कहाँ पर प्रकाशित हुई है। तो ये भी प्रकाशित करना अनिवार्य होगा, ये भी निर्देश दिए गए। तो ये निर्वाचन के संबंध में सामान्य चीज़ें हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में गोल्फ कार्ट की शुरुआत हो चुकी है। एसडीएम सदर हरिगिरी ने गोल्फ कार्ट को हरी झंडी दिखाकर माल रोड पर रवाना किया। इस मौके पर रिक्शा चालकों में खुशी की लहर देखी गई। बता दें कि पहले चरण में मसूरी माल रोड पर 4 गोल्फ कार्ट को चलाया जा रहा है, जिससे कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक माल रोड पर गोल्फ कार्ट का आनंद ले सके और माल रोड को व्यवस्थित भी किया जा सके। एसडीएम सदर हरिगिरी ने बताया कि जिला प्रशासन ने मसूरी में पर्यटन को देखते हुए और शहर की आवश्यकता के अनुसार गोल्फ कार्ट को संचालित किया जा रहा है। शहर को व्यवस्थित करने के लिए नगर पालिका और रिक्शा चालकों के सहयोग से मसूरी में गोल्फ कार्ट की शुरुआत हो गई है और उनको पूरी उम्मीद है कि मसूरी में गोल्फ कार्ट का बहुत ही बेहतर तरीके से संचालन किया जाएगा। प्रयास था जिला प्रशासन का, जिलाधिकारी महोदय का और नगर पालिका और जो क्षेत्रीय लोगों को लगता था प्रतिनिधियों को कि शहर में गोल्फ कार्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, वो पर्यटकों की दृष्टि से भी और जो शहर की आवश्यकता के हिसाब से भी। तो उसी क्रम में शहर को व्यवस्थित करने के लिए नगर पालिका के सहयोग से और जो हमारे पुराने रिक्शा चालक हैं उनका सहयोग लेते हुए आज हमने गोल्फ कार्ट की शुरुआत कर दी है और उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर तरीके से गोल्फ कार्ट का संचालन होगा और शहर व्यवस्थित रहेगा। और प्रति दौर पे हम नगर पालिका के माध्यम से हमारी गोल्फ कार्ट अगर जो 4 आगे वो चल रही है और शहर की आवश्यकता को देखते हुए और मुझे लग रहा है कि जो हमारे रिक्शा चालक है उनमें जोश भी है और बीच में हमने उनको ट्रायल भी किया था, तो उनको भी लगता है कि बहुत बेहतर है दोनों के लिए, शहर के लिए भी और उन रिक्शा चालकों के लिए भी। और उम्मीद है कि जितना शहर को आवश्यकता होगी धीरे धीरे उसकी पूर्ति की जाएगी। आज 4 गाड़ियों का ट्रायल हो चुका है और सदर एसडीएम हरिगिरी जी ने इसका हरी झंडी दी। जो हमारी एक उनसे वार्ता ये हुई कि इसका संचालन मजदूर संघ करेगा। अभी मालिक पालिका रहेगी, कम से कम 3 से 4 महीने तक यहाँ पे ट्रायल चलेगा। सक्सेस होगी तो और आगे बढ़ा दिया जाएगा और जिन लोगों को मुआवजा देना उनके मुआवजा के लिए शासन में भेजा हुआ है और जो विधवा महिलाएं हैं उनको वेंडर जोन में जो व्यवस्थित किया जाएगा वो भी रिटर्न में कर दिया जाएगा। लेकिन हम सहमत इसलिए हैं
कि संचालन हमें मिल रहा है और आगे जो भी होगा हमारे साथ एग्रीमेंट होंगे। परसों एसडीएम महोदय आएगी, एसडीएम महोदय के सामने ही हमारे एग्रीमेंट होंगे। कहीं न कहीं अब सफल माना जा रहा है पूरे प्लान को। जी सफल ही मानो सर, पूरा शहर चाहता है कि ये सब चेंज होना चाहिए, शहर में नई चीज़ आनी चाहिए। और अभी जो इसके रूट होंगे तो हम पिक्चर पैलेस से कैमल्स बैक और कैमल्स बैक से घोड़ा स्टैंड से नीचे लाइब्रेरी चौक से कंपनी गार्डन चलाएंगे संचालन बीच में, क्योंकि अन्य लोगों को। उत्तराखंड के कई इलाकों के साथ ही पहाड़ों की रानी मसूरी में भी मौसम ने करवट बदल ली है। मसूरी में बर्फबारी और हल्की बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी के लाल टिब्बा, सुरकंडा देवी, नाग टिब्बा, परी डिब्बा की ऊंचाई वाली पहाड़ियों में बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। लोगों की माने तो मसूरी में लगातार तापमान गिर रहा है, जिससे मसूरी और आसपास के क्षेत्र में भी जल्द बर्फबारी हो सकती है। मसूरी में ठंड के कारण लोगों का हाल बेहाल है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मसूरी में बर्फबारी का सीधा असर मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा। मसूरी में जल्द ही नए साल के साथ मसूरी विंटरलैंड कार्निवाल का भी आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी में पर्यटकों को भारी भीड़ होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर मसूरी में बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बर्फबारी मसूरी में देखी जा रही है। ठंड ने दुगना मजा कर दिया। मसूरी में पार्किंग की व्यापक व्यवस्था भी की जा रही है। मसूरी माल रोड में पर्यटकों को सैर सपाटे के लिए गोल्फ कार्ट का भी संचालन किया जा रहा है और जो वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं वो बर्फबारी का मजा लेते हुए, एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। मसूरी में पहली बार शटल सेवा की शुरुआत भी की जा रही है और मसूरी से 2 किलोमीटर नीचे जो पार्किंग व्यवस्था की गई है, जहां से शटल सेवा के माध्यम से पर्यटकों को मसूरी में लाया और छोड़ा जाएगा। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर है। जो पर्यटक यहां पर पहुंचे हुए हैं और वो आनंद लेते हुए, कहीं ना कहीं बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रही हैं। हल्की ठंडक है, बारिश भी यहां पर देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री और गंगा जी के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा और यमुना जी के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली सहित जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि जिले के घाटी वाले क्षेत्रों में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में काफी गिरावट आ गई है, जिसको लेकर डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बर्फबारी और बारिश को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और बंद होने वाली सड़कों को तत्काल खोले जाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में मशीन और अन्य संसाधनों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बारिश और बर्फबारी को देखते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हिमपात के दौरान बंद होने वाली सड़कों को तुरंत खोलने और पाला प्रभावित क्षेत्र में सड़कों पर नमक और चूना डालकर वाहनों की सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यात्रियों और ट्रैकरों को मौसम की जानकारी देते हुए लगातार बारिश और बर्फबारी होने पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने नोडल और सेक्टर अधिकारियों को निरंतर निगरानी करते हुए कंट्रोल रूम को जल्द से जल्द सूचनाएं भेजने की बात कही है। देहरादून के मेहुवाला में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिलान्यास किया। 8.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाना है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों एवं स्टाफ की व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश कर दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मपुरी में बालिका इंटर कॉलेज निर्माण को लेकर जल्द अनुमति दिए जाने का ऐलान भी किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को इलाज के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। देहरादून में 100% डॉक्टर, एएनएम, फार्मासिस्ट, आशाएं, नर्सिंग और सीएचओ पूरे कर दिए गए हैं और अब सरकार बैकलॉग के 280 डॉक्टर देने जा रही है। दून जिले में 6000 लोगों का इलाज रोजाना किया जा रहा है। तो यहाँ पर सीएचसी का स्वास्थ्य मंत्री ने शिलान्यास किया है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब और बेहतर नजर आ रही हैं। इलाज के लिए अब लोगों को कहीं ना कहीं ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पर शिलान्यास किया है, 8.5 करोड़ रुपए की लागत से ये सीएचसी जो है वो बनाया गया है। इलाज के लिए अब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर आएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने इसका शिलान्यास किया है और 8.5 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा, जिसका शिलान्यास और लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से किया गया है।
उत्तराखंड में नए भू कानून की शुगबुगाहट अब तेज हो रही है। वहीं खटीमा में अनुसूचित जनजाति थारू समाज के लोगों में नए भू कानून को लेकर आशंका जताई जा रही है कि उनकी जमीनें भी भू कानून के अंदर रखी जाएगी। उसको लेकर थारू समाज के लोगों ने तहसील जाकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें उनका कहना है कि उनकी जमीनों को नए भू कानून से अलग रखा जाए और जो अवैध रूप से उसकी जमीनों को कब्जा किए हैं उन पर कार्रवाई की जाए। दरअसल उत्तराखंड क्षेत्र में नया भू कानून पास होने की उम्मीद जगी है। इसको देखते हुए आज थारू समाज ने बोला है कि यूसीसी की तरह उनकी जमीनों को नए भू कानून से अलग रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया एसडीएम के माध्यम से। उसमें ये हम कहना चाहेंगे जो ये नया भू कानून की सर्वे करवाई है ना, उसमें मीटिंग में हमें तो बुलाया नहीं था वैसे, और गैर थारू ने मवाद रखी कि थारुओं की जो ज़मीन हमने खरीदी है उसको कब्जा दिया जाए और या जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए। तो ये इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि जनजाति क्षेत्र होने में हमारा तो नुकसान है। और दूसरी चीज़ भू कानून में कई हमने तो कहा कई ज़मीनें जो उस टाइप से ली है जो कि दबंगता के कारण ली है, किसी से ज़बरदस्ती कब्जा करा उसको वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हमने विरोध है हमने वो दिया है ज्ञापन, मतलब ये चीज़ हमारे नहीं है। जिस तरह से हमने उसमें और लिखा है, जिस तरह से यूसीसी का जो कानून बनाया है ना, उसमें उत्तराखंड में जनजाति को बाहर रखा, इसी तरह से ये भू कानून से भी अलग रखा जाए कि मतलब थारू जनजाति, ये पूरी जनजाति को अलग ही रखा जाए। थारू समाज के लोग खटीमा के मेरे पास आज आए थे। उनसे कुछ आशंकाएं हैं जो नए भू कानून हमारे यहाँ बन रहा है, वो चाहते हैं कि हम उनके हितों का ध्यान रखा जाए। तो उन्होंने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम से दिया है, जो मैं उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँचा दूँ। ये जो है ना सरकार के द्वारा सर्वे करवाया गया कि कानून तो जिसमें हमारे लोगों का नया भू कानून हमारे भी इनपुट्स दिए थे। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।